उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता कानून जो है वो लागू कर दिया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जमीयत उलमा हिंद उत्तर प्रदेश के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी साहब हैं। जमीयत उलमा हिंद इसका विरोध कर रही है। सर, ये बताइए विरोध क्यों किया जा रहा है और ये पहला एक राज्य बन गया है देश में उत्तराखंड जहाँ पर जो कॉमन सिविल कोड है वो लागू हो चुका है, तो कहाँ तक विरोध करेंगे आप लोग? देखिए, जमीयत उलमा हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी साहब ने कल ये ऐलान किया है कि जमीयत उलमा हिंद इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक साथ जाएगी और इसको चैलेंज करेगी। चूँकि हमारा ये मानना है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड डिस्क्रिमिनेशन पर और भेदभाव पर आधारित है, ये यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं है। अगर आप देखेंगे इसके अंदर आर्टिकल 36 के रास्ते से अनुसूचित जनजाति को इससे एक्सेप्शन दिया गया है और उसकी दलील ये दी गई है कि आर्टिकल 21 में इनके अधिकारों की रक्षा की गई है। अगर आर्टिकल 21 में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों की रक्षा है तो क्या आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 26 में और आर्टिकल 29 में भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा की बात नहीं की गई है? अगर आप उनको एक्सेप्शन कर रहे हो उनका, तो फिर आप इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आधार पर कह सकते हो? सबसे पहला सवाल तो हमारा यही है। और उसके बाद तो मतलब आप मान रहे हैं कि ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये जो शरीयत है, उसमें मदाखलत है? बिल्कुल सीधी सीधी है। ये एक एजेंडे के तहत लाया गया है। भाई, भारत में हर 10 किलोमीटर पर भाषा, कार्यशैली, कार्य पद्धति बदल जाती है। आप चूँकि आपको एक बड़े वोट बैंक की हानि हो सकती है, इसलिए आपने इसमें अनुसूचित जनजाति को इससे बाहर कर दिया है। आपने उनके अधिकारों की रक्षा की बात की गई है, तो आप मुसलमानों को इससे बाहर क्यों नहीं कर सकते हैं? नंबर 2, आप ये देखेंगे कि साहब, आप कहते हो कि 44 में संविधान के आर्टिकल 44 में ये बात कही गई है। साहब, आर्टिकल 44 पहली बात तो ये है कि फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है, मौलिक अधिकार में नहीं आता है। दूसरा, वो एडवाइस करता है। आर्टिकल 44 में तो ये भी कहा गया है कि शराब पर प्रतिबंध लगाया जाए। आर्टिकल 44 में तो ये भी कहा गया है कि कम से कम देश में आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि उत्तराखंड सरकार ने जो ये कानून लागू किया है, इसके पीछे जो है राजनीति है? 100% इसमें राजनीति के अलावा तो कुछ भी नहीं है। और मैं आपसे कहता हूँ, CRPC, जितने पूरे देश में CRPC का जो कानून है, क्या वो एक है? क्या राज्यों में अलग अलग उसमें अमेंडमेंट नहीं किए गए हैं? गौ कशी को लेकर के भारत का जो कानून है, क्या भारत के 5 राज्यों में वो लागू होता है? आप बताइए, जब आप सिविल लॉ एक नहीं कर सकते तो आप फैमिली लॉ एक कैसे कर सकते हैं? मुस्लिमों को भी आपकी मांग है कि इससे अलग रखा जाए? बिल्कुल, ताकि उनको जो आर्टिकल 29 में, आर्टिकल 25 में जो उनको सुरक्षा दी गई है धार्मिक स्वतंत्रता की, कम से कम उसका एहतराम होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, वफ़ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, उसने जो ये बिल है उसे 14/11 से जो है मंजूर कर लिया है, तो आप लोग विरोध कर रहे थे, अब ये कानून बन जाएगा? देखिए, अभी तो पार्लियामेंट में पेश होगा। जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब की लीडरशिप में शुरू से इसको अपोज करती रही है। जमीयत उलमा हिंद ने बड़े जन आंदोलन भी किए हैं। दिल्ली, पटना और आंध्र प्रदेश समेत भारत के अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, जन आंदोलन किए हैं। और ख़ुद स्वयं मौलाना अरशद मदनी साहब 2.5 घंटे JPC की मीटिंग में गए हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जगदम्बिका पाल से उनकी बात हुई है। स्टेट लीडरशिप मौलाना अरशद रशीदी साहब की लीडरशिप में हम लोग खुद दिल्ली में गए थे। इतना विरोध के बावजूद भी जो है जो वोट हैं वो उसके पक्ष में हो गए। अब देखिए, ये तो वो तो शुरू से ही जिस ढंग से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गढ़ा गया था, तो ये बात तो थी पहले से। लेकिन अब सदस्य खुल करके कह रहे हैं कि भाई, आपने हमको 8 घंटे में इतनी लंबी रिपोर्ट दे दी, हम कैसे पढ़ेंगे? हमारा साफ कहना है कि 26 का वायलेशन है। वक्फ बाय यूज़र,
जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद केस में 5 जजों की जजमेंट ने बेंच ने माना था, आपने नए बिल में उसको भी ख़त्म कर दिया है। आप 500 साल पुरानी इबादत गाहों को, उन ज़मीनों को जिनको आपके राजा महाराजाओं ने दान किया था, आप उनके पेपर मांग रहे हो। आप मुसलमानों के बेसिक प्रिंसिपल्स में हस्तक्षेप कर रहे हो। तो ये यूसीसी और वफ़ बोर्ड को लेकर के वफ़ अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है, इस सब को देखते हुए आपको क्या लगता है कि अगर देश के अंदर जो है मुस्लिमों को के जो अधिकार हैं उसका हनन हो रहा है? वो तो बहुत लंबी कहानी है और लगभग पिछले कई सालों से सारी दुनिया उसको देख रही है। यूसीसी को लेकर के तो मौलाना अरशद मदनी साहब अनाउंस कर चुके हैं कि हम नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक साथ जा कर के चैलेंज करेंगे। और अब इसको जो जेपीसी ने मंजूर किया है, ये तो देखिए, अब आज ही की रिपोर्ट है, अभी की रिपोर्ट है, अब इस पर सेंट्रल लीडरशिप क्या फैसला करती है। एक बात मैं और अर्ज़ करूँगा कि उत्तराखंड जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाला पहला राज्य, आप उसकी स्थिति देखिए। उसमें अगर आप देखेंगे तो बेरोजगारी दर नेशनल बेरोजगारी दर से भी बढ़ी हुई है। इस 27% बेरोजगारी दर है। स्टेट माइग्रेशन कमीशन की रिपोर्ट है कि 60% लोग पहाड़ों से पलायन करके प्लेन में चले गए हैं। 7 लाख युवा बेरोजगार हैं। 1700 गांव घोस्ट विलेजेस घोषित कर दिए गए हैं। 14 साल से लेकर के 29 साल तक की आयु के जो नौजवान हैं उसमें 14.2% बेरोजगारी दर है। और जोशी मठ आपने देखा है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के नतीजे में क्या हशर हुआ है। इन तमाम प्रॉब्लम से जूझने वाला राज्य अगर माइंड डाइवर्ट करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते से देश की यूनिटी को डिस्टर्ब करना चाहता है तो भारत के नागरिकों को तय करना चाहिए कि वो इस बारे में अपने विचार क्या रखते हैं। अच्छा, प्रयागराज में महाकुंभ में आज जो भगदड़ हुई है, जो हादसा हुआ है बड़ा दुखद, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और सुबह से नेशनल न्यूज़ में देखा जा रहा है कि बहुत से लोग घायल हुए हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा कि राज्य सरकार ने जो भी गाइडलाइन और जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनका पालन करें। और बहुत बड़ी गैदरिंग है, लोग अच्छे से आएँ, सेफ़ आएँ और सेफ़ चले जाएँ, हमारी यही कामना है। देखिए, जमीयत उलमा हिंद के कानूनी सलाहकार हैं मौलाना काब रशीदी। उनका कहना है कि जमीयत उलमा हिंद जो है यूसीसी हो या फिर वफ़ अमेंडमेंट बिल हो, दोनों को लेकर के कानूनी लड़ाई लड़ेगी। और देश में उनका कहना है कि मुस्लिमों को जो है उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।